बिल्कुल सही, लेकिन इस समय कांग्रेस दफ्तर का जो माहौल है और कर्नाटक का जो माहौल है, उसमें मुझे सचिन एक बात याद आती है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। लेकिन इसके इतर एक और बात समझ आती है कि जहां पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, बीजेपी जो बीजेपी के खिलाफ क्या क्या माहौल था। पहले था कि उनकी सरकार थी इसलिए एंटी इनकम्बेंसी थी, येदियुरप्पा को साइडलाइन किया हुआ था इसलिए कहीं ना कहीं लिंगायत नाराज थे। लिंगायतों को जो उनकी उम्मीद थी 2A जो ओबीसी में आना चाहते थे वो मिला नहीं। ऐसी तमाम चीज़ों के बावजूद भी बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और जो कांग्रेस है जो पिछले लंबे समय से काम कर रही है और स्ट्रैटेजी वाइज स्मार्टली कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को चुना बजाय के राष्ट्रीय मुद्दों को, उसके बावजूद भी बिल्कुल मैजिक नंबर के आसपास है। यानी कि जेडीएस का वोट बैंक अगर शिफ्ट नहीं हुआ होता तो कांग्रेस को दिक्कत हो सकती थी। लेकिन आपका सवाल ये है, और ऐसे में जहां पर कांग्रेस बहुत लंबे समय बाद ये खुशी आई है, हिमाचल भी आया था लेकिन कर्नाटक की ये खुशी बहुत कुछ कहता है। ऐसे में सुबह 9:30 बजे ही राहुल गांधी का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं आई एम अनविंसिबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो समय से पहले था और वो इमेच्योरिटी थी आईसीसी की तरफ से। और देखिए कार्यकर्ता है, मेहनत की है, जीत का जश्न जरूरी है, लेकिन ऐसे में क्योंकि अभी राह आसान नहीं है। बिल्कुल चर्चाएं ऐसी बात की हो रही है कि देखिए उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी और इसी को लेकर तमाम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पार्टी इज इक्वल टू राहुल गांधी। जो ट्वीट किया गया ये क्या बताने का प्रयास किया जा रहा कि राहुल गांधी ही है जिसकी वजह से आज कर्नाटक में चुनाव जो है वो जीता गया। लेकिन सवाल ये भी है कि देखिए बीजेपी तो अब हार गई, लेकिन अब इसका ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? अदिति, अपन सचिन एक काम करते हैं, पहले कांग्रेस की बात करते हैं फिर बीजेपी की। कांग्रेस क्यों जीती उसकी बात करते हैं। पहला, अगर राहुल गांधी के ही माथे पर सेहरा बंधना है तो हम प्रैक्टिकली 2 रीजन बता देते हैं कि क्या वजह रही कि राहुल गांधी का इसमें श्रेय जाता है। पहला, समय से बहुत पहले जब कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा आई, उस समय गुजरात में चुनाव थे, तमाम चीजें थी, राहुल गांधी पे सवाल उठ रहा था कि उनको गुजरात जाना चाहिए, वो कर्नाटक में है, तो समय से बहुत पहले माहौल बना देना। दूसरी बात है जिस इलाके में वो थे मैसूर वाले में, वो जेडीएस का गढ़ माना जाता है। 57 सीट्स में से 27 जेडीएस के पास होती हैं, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस। तो वहां पर 2 चीजें हुई, एक तो जेडीएस का वोट बैंक बदला, भारत जोड़ो यात्रा से माहौल बदला, सौदा करे जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो देखिए लगातार तमाम चर्चाएं हैं वो हम कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्नाटक में इस वक्त जो चुनाव हुए, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। खेमचंद लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। खेमचंद जी देखिए ऐसे में अभी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि देखिए अब तो चुनाव जो है वो हार गए, तमाम वादे किए गए, पीएम नरेंद्र मोदी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, योगी आदित्यनाथ भी आ गए, जितने भी धुरंधर बीजेपी के हैं वो जमीन पर आ गए, लेकिन चुनाव तो हार गए, तो ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? पार्टी है, कार्यकर्ता के बेस पे चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है और कार्यकर्ता ही हार को स्वीकार करते हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, योगी जी हो या कोई और चीफ मिनिस्टर हो, सब कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ पे पार्टी में सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, ऐसा भाव नहीं रहता है कि भाई मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, और इसीलिए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। हाँ, बीच बीच में अब कर्नाटक में हमें हार का सामना ऐसा लग रहा है कि देखने को मिलेगा, हम उसको स्वीकार करते हैं और जहां भी कमी होगी हम उसको पूरा करेंगे और आने वाले 2024 के इलेक्शन में पूरी तरीके से हम कमबैक करेंगे और जितनी सीटें हम पिछली बार जीत के आए थे उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी निराश नहीं होती हार से, भारतीय जनता पार्टी सीख लेती है और आगे बढ़ती है, और जीत से भी हम लोग बहुत ज्यादा अत्युत्साहित नहीं होते, क्योंकि हम जीत को एक जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं और उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं। अब राहुल गांधी को आपने देखा, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव रिजल्ट आए तो कहीं नहीं दिखाई देते, अब
अब सुबह से श्रेय लेने का उनका जिस तरीके से कोशिश है या कार्यकर्ताओं की उनको श्रेय देने की कोशिश है, वो अपने आप में दिखाता है कि वहाँ पे दरबारी कल्चर है, वहाँ पे कार्यकर्ता कल्चर नहीं है। जब जीत है तो एक विशेष परिवार को, एक विशेष व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। जब हार हो रही है तो वहाँ की जो लोकल यूनिट है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी ली जाती है और सामूहिक ही श्रेय दिया जाता है। यही हमारी परंपरा है और उसी की वजह से हम लोग लगातार पॉजिटिव रहते हैं, कंस्ट्रक्टिव रहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है आपको? है तब तो आप कहते हैं कि केवल एक चेहरा है। चेहरा आपको नहीं, वो मेरी आवाज पहुंच पा रही है खेमचंद जी? मैं अदिति बात कर रही हूँ। अदिति, आपकी आवाज आ रही है। हम ये नहीं कहते कि एक चेहरा है। हाँ, हमारे वो सर्वोच्च नेता हैं, बड़े नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में उनका जो नेतृत्व है, उनकी गाइडेंस है, उसके लिए लोग उनके पास आते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। तो इसमें ये कह देना कि वो हमारे चेहरा हैं, हाँ चेहरा हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हर कैडर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी बन के एरिया में जाता है, वो हमारी पार्टी के कमल के निशान को लेके आगे जाता है और सामूहिकता से हमने चुनाव लड़ा। हार जीत भी हम सब लोग सामूहिक रूप से स्वीकार करते हैं। अगर कुछ कमी होगी हम एनालाइज करेंगे और उसको दूर करेंगे। जी। कमी की बात है, मैं एक लाइन में बस समझना चाहती हूँ कि ये जो कमी है वो किस वजह से रही? क्या लोकल लीडरशिप साथ नहीं आई? क्या नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी? या रूरल तक नहीं पहुंच पाई भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ अर्बन में बन के रह गई? ये तो हम एनालाइज करेंगे, पार्टी एनालाइज करेगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी ये तो हाई लेवल पे दिखाई देता है। और एंटी इनकम्बेंसी भी 2-3 तरीके की होती है। एक, केंद्र सरकार के प्रति लोगों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि वहाँ पे पॉजिटिव और लोगों के मन में उनके प्रति भाव है और समझ है। लेकिन जो लोकल कैंडिडेट है फिर वो कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए समीक्षा करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए तमाम वादे और तमाम दावे ग्राउंड पर लगातार किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। ऋतु जी के पास चलते हैं। ऋतु जी कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस को वो कॉन्फिडेंस जो है वो एक बार और आने वाले वक्त में चुनाव है, 23 में भी और तमाम राज्यों में चुनाव है, तो कहने के आने वाले वक्त में इसी लाइन पर आने वाले जो चुनाव है उसमें भी कांग्रेस की यही भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल हमारी भूमिका यही रहने वाली है। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा से ही बरकरार था, लेकिन क्योंकि झूठ जो है इतने चरम पे था कि लोग जो है समझ नहीं पाए सच्चाई, लेकिन लोग अब समझने लगे हैं कि जितनी भी बयानबाजी होती है सब जुमलेबाजी है। धर्म के नाम पर और जात के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और जनता अब और ज्यादा मूर्ख बनने वाली है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, भाजपा प्रवक्ता की हताशा जो है उसको वो मुझे समझ में आती है, लेकिन अब तो आप मान लीजिए कि जब आप जीत का श्रेय मोदी जी को देते हैं तो हार का श्रेय आप नड्डा जी या कार्यकर्ताओं को क्यों देना चाहते हैं? क्यों नहीं मोदी जी को ही हार का श्रेय दे देते? और मोदी जी के देखिए, जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे उस समय जो है मणिपुर जल रहा था, राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, शांति की अपील नहीं की। प्रचार में इतने व्यस्त थे और मस्त थे कि उनको केवल और केवल चुनाव दिखता है, भारत की जनता नहीं दिखती है। और भारत की जनता को अब ये समझ आने लगा है। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कर्नाटक का जो चुनाव है, ये जो जीत है, ये 2024 की दशा और दिशा तय कर रही है। ये बिल्कुल इस समय जो है कर्नाटक के चुनाव के जीतने के साथ ही दक्षिण का द्वार जो है वो भाजपा के लिए बिल्कुल बंद हो चुका है और ये सीधा संदेश है कि 2024 ऋतु जी ये थोड़ा सा जल्दी देखिए, मैं जो कर्नाटक का जो चुनाव है, मैं ये जी क्विकली आशीष आंसर देना चाहूंगा। अगर भले ही कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ा दिन हो, बिल्कुल आशीष, भले ही ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन हो, एक उम्मीद की किरण हो, डूबते के लिए तिनके का सहारा हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उम्मीद हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 70 पे नजर आ रही है। बहुत बुरा प्रदर्शन तो नहीं है, क्योंकि 5 साल में इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतने लोकल मुद्दे हो जाते हैं कि आज कांग्रेस को शायद 130 के पार जाना चाहिए था। जी, और ये ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जो बहुत अप्रत्याशित था। 38 सालों का ट्रेंड है, हर 5 सालों में
गवर्नमेंट बदलती है, अदिति मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है। 38 सालों से यही ट्रेंड देखने को मिला है। 5 साल हर बार जिसकी सत्ता होती है वो बदलती है। लेकिन खास बात ये है कि जो कांग्रेस है उसने जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर था, चाहे वो लिंगायत हो या फिर ओबीसीज थे, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से बीजेपी का जो खास ध्यान रहा है ओबीसीज के वोट पे रहा है। लेकिन यहाँ ओबीसी वोट भी टूटे। पिछली बार जिस तरीके से दलितों ने वोट दिया था वो भी इस बार नहीं मिला है। तटीय इलाका जो कि बीजेपी का हार्डकोर वोटर रहा है वो छिटक गया। मराठा जो एरिया था, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, जो बॉम्बे वाला बेंगलोर बोला जाता है, वो भी इससे बीजेपी से उसका वोटर कटा है। हालांकि जो आप बोल रही हैं वो सही बात है कि इतनी खतरनाक एंटी इनकम्बेंसी या जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक ये बूस्टर है और बहुत कम राज्यों में थी, एक बड़े राज्य में आई। लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण का दुर्ग गंवाना, क्योंकि 2024 ये इलेक्शन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दूं 28 में से 25 कौशिक जी बने हुए हैं हमारे साथ। कौशिक जी देखिए, आज जो कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जो मैंडेट जनता का मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जीत की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें हार जाए? देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा होगा, क्योंकि 2024 बहुत चुनाव दूर नहीं है और कांग्रेस को नेतृत्व करना है विपक्ष में होने के नाते, बड़ी पार्टी होने के नाते। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आंकड़े की समीक्षा कर पा रहा हूँ कि 2013 के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस ने ये जरूर कहा था कि हमारा वोट प्रतिशत बड़ा है। जहां उनको 2013 में 36% वोट मिला था, उनको 2018 में 38% वोट मिला। लेकिन 2% वोट बढ़ने के बावजूद भी सीटें 121 से 80 पे आ गई। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 36% के आसपास वोट मिला है, जो 2018 में भी 36% के आसपास वोट था। 43% बीजेपी का हुआ है। लेकिन 36% वोट में जहां 2018 बीजेपी को 104 सीटें थी, वहीं लगभग 73 के आसपास आ पा रही है। तो वोट प्रतिशत जो समर्थक हैं उनकी समीक्षा शाम तक होगी कि वास्तव में कितना वोट प्रतिशत किस पार्टी को मिला है। लेकिन निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि बीजेपी फेलियर हुई है, और बीजेपी इसलिए फेलियर हुई है कि जब 2019 में आपने देखा होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो लिंगायत समुदाय से उस समय वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको बर्खास्त किया था। तो वो लिंगायत समुदाय निश्चित तौर से बीजेपी के साथ जुड़ गया। क्या उसकी भरपाई के लिए चाहे येदियुरप्पा पर आरोप